अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स डायरी। उर्दू नावल डायरी प्रेजेंट्स उर्दू नावल फिगार इश्कम राइटर जोया शाह। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स। फिगार इश्कम राइटर जोया शाह। शाहवीर। वो संजीदगी से कुर्सी से उठा था। सीनियर जनरल की आवाज़ सुनकर उसके इंचार्ज के साथ आज खुद उसके ऑफिस में आए थे। आई एम प्राउड ऑफ यू शाहवीर, माई लेबर्ट। जनरल उसे गर्म जोशी से सीने से लगाया था। वो ज़रा संजीदगी से उन्हें देखने लगा। सर, आप यहाँ खैरियत से है ना? वो संजीदगी से दरियाफ्त करने लगा। माई बॉय, तुम जानते हो रियाज अबरार अनीस और उनके गैंग को आज कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सज़ा और जुर्माना आयद हुआ है। तुम जानते हो, जब तक वो अदायगी पूरी नहीं कर देते तब तक उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन उनकी सज़ा मस्ट है। जनरल मुस्कुरा कर कहा, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ सर। वो संजीदगी से बोला था। क्या हुआ है शाह? तुम्हारे चेहरे से लाग नहीं रहा, तुम खुश हो? जनरल ने उसे गौर से देखकर पूछा। सर, मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। आई सी, तुम्हें लीव चाहिए? ओके, मगर साफ साफ कह रहे थे तब भी मिल जाती। ऐसे चेहरा लटकाने की क्या ज़रूरत थी? जनरल ने उसे मुसाफिया किया और फिर उसे एक लिफाफा थमका कर चले गया जिसमें उसका प्रमोशन लेटर था। वो लेटर टेबल पर रखते हुए एक सर्द आह भरते हुए गिलास वाल में अपना अक्स देखने लगा। गिलास से उतार कर उसने संजीदगी से गिलास में अपनी नीली आंखों को देखा जिनमें चमक तो थी ही नहीं। वो चमक उस लड़की के साथ ही 4 साल पहले चली गई थी। कैसी होंगी आप एंजल, और कैसी दिखती होंगी आप 4 साल बाद? वो हल्का सा मुस्कुराया था उसका सोचकर। बस करो यार, कान पाक गए मेरे। वही घुसी पिठी मोहब्बत की दास्तानें सुन सुनकर अशीक ने कानों पर हाथ रखते मीनार को तीखी नज़रों से देखते कहा, जिस पर वो अपने दोस्त अलीशबा के हाथ पर हाथ मारते ताली बजाकर कह कर लगा। हाँ, उसे कोई सैड कहानी सुना। वैसे तुम अभी तक सिंगल क्यों हो? शादी क्यों नहीं कर लेती? अलीशबा ने उसे तीखी नज़रों से देखा, जिस पर वो भवें सुकेट कर फ़ोन पर उंगलियां स्क्रोल करने लगी। तुम उस बिजनेसमैन को जाती हो, वो शाहवीर हैदर काजमी को? इतने साल बाद उसका नाम सुनकर अशीक का दिल तेज से धड़का था। उसकी फ़ोन पर चलती उंगलियां साकत हुई थी। उसका नाम सुनकर मनाल ने अलिशबा को इशारा किया था। दोनों ने उसके बदलते तासुरात देखे। हाँ, वो हैंडसम शाहवीर हैदर काजमी, उसे कौन नहीं जानता यार? अलिशबा ने मुस्कुरा कर कहा। अशीक ने मोबाइल पर्स में रखा था। मैंने अशीक को उसकी फ़ोटो से बातें करते देखा था। क्या लगता है, वैसे तुम भी उसकी दीवानी हो क्या? हाँ, अगर हो भी तो कोई मसला नहीं। वो है ही इतना हसीन, पूरी दुनिया की लड़कियां उसकी नीली नीली हसीन पुरकशिश दिल पर लगती आंखों की एक झलक देखने की तरसती हैं। मदाल ने मुस्कुरा कर कहा। अशीक पर्स उठाते हुए उठी थी। अरे मैं मजाक कर रही हूँ अशीक, रुको तो। वो ने करख्त नज़रों से देखकर उठकर वहाँ से चली गई थी। अशीक, मेरी बात तो सुनती जा। ओए अशीक यार। अलिशबा उसे उसके नेक नेम से बुलाती रही, मगर उसने पलट कर ना देखा। घर पहुँच उसने गुस्से से पर्स बेड पर रखा, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कबर्ड से फ़ोटो एल्बम निकले जो उसके फ़ोटो से भरी पड़ी थी। वो एल्बम नीचे फेंक दी हुई दराज से लाइटर उठाकर उसके फ़ोटोज़ को आग लगा चुकी थी। उसने आग के लपेट में आते उसके फ़ोटोज़ देखे। आप कैसे सोच लेती हैं ऐसी बातें? हम आप मेरे साथ हैं, दैट्स ऑल आई नीड राइट नाउ। और जब तक आपके फ़र्ज़ की बात है, फ़िलहाल आप सिर्फ पढ़ाई करें, क्योंकि फ़िलहाल सबसे ज़रूरी आपकी स्टडीज़ है। वो नाम आंखों से उसे देखने लगी। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता था? आप नाराज़ नहीं होंगे? वो सर उठाती धीमे लहजे में बोली। वो मुबीम सा मुस्कुराया था। नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगे फिर लाजमी नाराज़ हो सकता हूँ। वो आसमान को देखना संजीदगी से बोला था। वो मुस्कुराई थी। और जैसे आपकी पढ़ाई एंड हो जाएगी उसके बाद आप अपने फ़रज़ अंजाम दे सकती हैं। उसकी पेशानी पर लब रखता वो धीमे लहजे में बोला। अशीक के गाल सुर्ख पड़े थे। आप बहुत अच्छे हैं शाहवीर। वो मुस्कुराती उसकी शर्ट पकड़ती मैंने मिनाई। वो मुस्कुराता वो उसके बालों को सहलाने लगा। उसके दिमाग में जमाका हुआ। वो तेज़ी से आग में हाथ मारते हुए उसके फ़ोटोज़ निकालने लगी। उसके हाथ जल गए थे, मगर वो दीवानी हुई उसके फ़ोटोज़ जो आग की लपेट में थे उन्हें अपने हाथ से आग की लपेट से निकाल रही थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अगर दिल ही भरना होता तुम मुझसे निकाह न करते। तुम इस वक्त भी मेरा फ़ायदा उठा सकते थे जब मेरा कोई वारिस नहीं था, जब मैं सड़क पर पड़ी हुई थी। नहीं शाह, तुमने क्यों किया ऐसा?
क्यों झूठ बोलकर खुद से अलग किया, क्यों शाह, क्यों किया ऐसा मेरे साथ। उसके फोटो को देखती वो टूटे लहजे में बोली और उसका नाम लेते चिल्लाई थी, बेवफा कहकर मुझको बदनाम न कर। अशीक बेटा आप अंदर हो। अंकल यूसुफ की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से आंसू साफ करती उठी। उसके फोटोज को ब्लैंकेट के नीचे छुपाते हुए वो जल्दी से आंखें साफ करती, दुपट्टा दुरुस्त करती दरवाज़ा खोलने लगे। बेटा कब से आवाज़ दे रहा था, आप कहाँ थे आप। यूसुफ साहब जिनके पास उनकी 2 और बेटियों के साथ वो अब तक रहती आई थी, उन्हें फिक्रमंदी से देखते बोले, जी सॉरी अंकल, मैं हैंड फ्री लगाकर बैठे थे। वो मुस्कुराई थी। बेटा ये लेटर आया आपके लिए और तैयार रहिएगा, कल मेहमान आने वाले। यूसुफ उसके हाथ में लिफाफा थमाते हुए बोले, कौन आ रहा है अंकल। अशीक ने लिफाफा लेते हुए तअस्सुफ से पूछा। बेटा रिलेटिव है, आप कल वक्त से घर आ जाना, यूसुफ साहब कहकर चले गए थे। अशीक ने संजीदगी से लिफाफा को देखा और उसे खोला जो उसकी टीम की तरफ से था। वो लेटर पढ़ती हुई परेशान हुई थी। कबर्ड से कपड़े निकाल वो चेंज करके बाहर आई थी। दोनों पॉकेट्स में पिस्टल डालते हुए वो ऊपर ओवरकोट पहनकर तेज़ कदमों के साथ बाहर निकली थी। उसे उस वक्त सिगरेट ऑपरेशन पर जाना पड़ा था। अगले दिन, मम्मा देखना ये चुड़ैल कशिश हमें मार रही है। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए पीछे देखा जो छोटे छोटे हाथों से उसके बेटे मीराल की धुलाई कर रही थी। उसके देखने पर वो मासूमियत से दोनों हाथ पीछे कर गई थी। ज़ारा तुम्हारी बेटी कशिश अपने से 1 साल बड़े मीराल को मार रही है, ये सिखा रही है तुम उसे। मरजान ने उसे गोद में लेते हुए कहा। वो मरजान को मुस्कुराते हुए गाल पर किस दे चुकी थी जिस पर वो मुबैम सा मुस्कुराया था। हाँ बिल्कुल आप पर गई है मरजान, वो किचन से आवाज़ लगाते बोले। अलीज़ा हंसी थी जबकि मरजान ने तीखी नज़रों से किचन की जानिब देखा था। डैड आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। उसकी टूटी फूटी उर्दू पर वो मुस्कुरा चुका था। आपकी आंखें भी डैड पर गई किशो। मरजान ने उसकी छोटी सी नाक को खींचा। सच्ची, वो मुस्कुराते हुए पूछने लगी। वो हंस पड़ा था। वो बोलती ही ऐसे थी, आप रेडी हो जाएं जल्दी से। मरजान भाई ने कहा आज वो ऑफिस नहीं जाएंगे। जुनेरा ने जल्दी से उसे कोट पहनाते हुए कहा। हरब ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ते उसे करीब किया। कुछ तो शर्म करें। जुनेरा ने आंखें फैलाई थी जो उसके करीब हुआ था। वो मासूम सी कहका सुनकर एक दूसरे से अलग हुए थे। मासूम सी मेरा आंखों पर हाथ रखे हंस रही थी। मम्मा मैंने कुछ नहीं देखा, वो आंखों पर हाथ रखती बोली। जुनेरा ने मुंह बसोर हरब को देखा जो जाते जाते उसके गाल पर लब रख गया था। वो शर्मिंदगी से गाल पर हाथ रख गई थी। पापा ने मम्मा को किस किया, वो हंसती हुई ऊंची आवाज़ में कहते हुए कमर से बाहर भागी। जुनेरा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी थी जो ऊंची आवाज़ में उनका राज खोल रही थी। निशाल घर में खुशियाँ लौट आई हैं। उन बच्चों को देखती हूँ तुम आज के सारे गम भूल जाती हूँ। आफरीन बेगम ने निशाल को देखते मुस्कुरा कर कहा जो अपनी बेटी अलीशा को खाना खिला रही थी। मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला गई थी। चाची जान आपकी मारिया से बात हुई, बहुत अरसा हो गया वो यहाँ नहीं है। अलीज़ा आप भी बता रही थी कि वो ये शादी भी नहीं करना चाहती थी। वो तो आगा अंकल के कहने पर उसने कर लिया क्योंकि अंकल को लग रहा था वो कसाब बेगम के जाने से अकेली हो गई है। निशाल ने अलीशा को गोद में लेकर पूछा। आफरीन बेगम अफसुर्दा हुई। नहीं निशाल बच्चे, मेरी बात नहीं हुई उससे और ना ही उसने राब्ते की कोशिश की है और वो रुस्त के वक्त भी मुझसे यह कह कर गई थी इस घर में कभी वापस नहीं आना चाहिए। आफरीन बेगम ने अफसुर्दगी से कहा था। लेकिन जो कुछ कसाद चाची ने किया उसके बाद अंकल आगा कभी भी उसको उस घर में रहने की इजाज़त ना देते। अगर उस दिन आशीक को कुछ हो जाता तो। निशाल कहते हुए रुकी थी। दरवाजे से आती कशमाला बेगम को देखकर पुरानी चादर और पुराने लिबास में वो बेहद कमज़ोर नज़र आ रही थी। आफरीन बेगम चौंकते हुए उठी थी। निशाल, वो निशाल को देखती रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी। उसकी गोद में खेलती अलीशा को देखकर उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। निशाल एकदम पीछे हुई थी। उन्हें अपनी तरफ बढ़ते देखकर कशमाला बेगम के कदम साकत हुए। क्यों आई हैं आप यहाँ? अलीज़ा उन्हें देखते हुए रुकी थी और फिर इत्मीनान से बोली थी। कशमाला बेगम ने उसका हाथ पकड़े मीराल को देखा जो उन्हें देखकर अलीज़ा के पीछे हुआ था। बेटा मैं तुम्हारी नानी, आओ मेरे पास। कशमाला बेगम नम आंखों से उसे देखते नीचे बैठती बोली। मगर मीराल अलीज़ा के पीछे छुप गया था। आप बैड वुमन हो, मुझे पता है आप मेरी नानी नहीं हो। वो उसे देखता मसनूई गुस्से से बोला। कशमाला बेगम की आंखों से आंसू टूटते चले गए थे। ब्लैक मर्सिडीज से निकलता वो सामने का मंजर देखकर मुस्कुराया था। जहाँ कभी आबादी नहीं हुआ करती थी, जहाँ की ज़मीन बंजर थी,
वहाँ नए मकानात तामीर हो चुके थे। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा था। रेहान और मैक्स भी उसके हमरा थे। वो पुरसकून नज़रों से आसपास देख रहा था। जो लोग जो अपने कामों में मसरूफ़ थे उसे देखकर घरों से निकल आए थे। अम्मी एंजल अंकल आए हैं। आज कई सालों बाद उसने ये लफ्ज़ सुना था। उसकी नीली आंखों में नमी आई थी। वो मुस्कुराता हुआ एक घुटना टिकाए नीचे बैठा था। वो छोटी सी बच्ची जो 4-5 साल की थी अब काफ़ी बड़ी हो गई थी, मगर वो फिर भी उसे पहले की तरह गले लगा गई थी। अंकल, आपने प्रॉमिस पूरा किया। मैं अब 7th क्लास में हूँ और हम सब स्कूल जाते हैं। ऑल थैंक्स टू यू अंकल। वो खुशी से खिलखिलाती हुई बोली। वो पुरस्कून हुआ था। कम से कम किसी को तो उसने सुकून मुहैया किया था, चाहे वो खुद कितनी अजियत में था। सब लोगों ने उसका शुक्रिया अदा किया था। बेटे रुकिए। वो जो सबकी दुआएं लेकर जाने के लिए मुड़ा था, एक बुजुर्ग की आवाज़ पर रुका था, जो लट्ठे के सफ़ेद लिबास में मलबूस थे। उनके सर के बाल और दाढ़ी भी सफ़ेद थी। बाबा, कुछ चाहिए आपको? वो उन्हें सारा रहता हुआ संजीदगी से बोला, जिस पर वो मुस्कुरा दिए थे। ये दुनिया आप जैसे नेक और मुखलिस इंसानों की बदौलत तो चल रही है, वरना इस दुनिया में इतने गुनहगार और मुनकर मौजूद हैं जिनके इतने गुनाह हैं कि ये दुनिया भी उनका बोझ ना उठा पाए। वह बुजुर्ग उसे करीब रुकते उसका हाथ पकड़ते शफका से बोला था। वो संजीदगी से सर को धीरे से हिला गया था। बाबा, मैं भी बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। जाने अनजाने में बहुत से लोगों को तकलीफ दी है मैंने। वो सर झटकता एक जानिब देखता सपाट लहजे में बोला था। वो बुजुर्ग मुस्कुरा रही थे। बेटा, तुम ईमान रखो अल्लाह पर, वो बेहतर लेकिन बेहतरीन देता है। मेरी बात समझ रहे हो? वो सपाट नजरों से उनकी जानिब देखने लगा, जिनके पुरनूर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो आजमाएगा दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर, फिर कहेगा, बता कौन है तेरे मेरे सिवा। वो मुस्कुराते हुए बोले थे। शाहवीर ने हैरानी से उनकी जानिब देखा था। आप कैसे जानते हैं ये सब? वो चौंकते हुए बोला था। तुमने खा गुनाह किए हो जिंदगी में, मगर वो रब तुम्हें आजमाइश में डालकर तुम्हें ज़रूर आजमाता है। तुम अपनी मोहब्बत से दूर हुए तो तुम खुदा के करीब हुए। तुमने नमाज शुरू कर दी और पिछले 4 साल से तुम बाकायदगी से नमाज पढ़ रहे और तहज्जुद भी। वो पाकज़ात राज़ी है तुम पर। तुम अपनी हर आजमाइश में कामयाब हुए। वो लव्वा की कुछ कहना चाहता था, मगर वो कुछ ना कहकर उनके पुरनूर चेहरे को बस देखता रह गया, जो दमक रहा था नूर से। कुछ रातें इसलिए भी खाली होती हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मुझसे बातें करे। उसकी आंखों में नमी थी। वो सर झुकाते हुए लब बिन से सर को हाँ में हिला गया था। तुम्हारा बचपन जैसा भी गुजरा हो शाह, तुमने कभी शिकायत नहीं की, ना उम्मीद नहीं हुए, मायूस नहीं हुए, और इसलिए वो तुम्हें अता की जो तुम्हारे दिल के बेहद करीब थी, जिसने तुम्हें जीने की वजह दी, मगर फिर तुम्हें आजमाया गया, उसे दूर कर दिया। शायद खुदा चाहता था तुम मुझसे करीब हो जाओ, उसकी इबादत करो। तुमने वही किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों करीब हुए तुम खुदा के? वो बुजुर्ग इस्तफामिया नज़रों से उसे देखते बोले। मुझे जहनी सुकून मुयस्सर नहीं था बाबा। मैं अकेला पड़ चुका था। मैं उसका मुस्तकबिल ख़राब नहीं कर सकता था, ना ही उसे खोज सकता था। वो एक गैर मरई नुक्ते को देखते हुए संजीदगी से बोला, और आज जिस मकाम पर तुम हो वो तुम्हारी काबिलियत ज़रूर है, मगर खुदा ने तुम्हें तौफीक अता की है उन गरीबों की मुश्किलात आसान फरमाने की। और एक बात, खुदा को तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जाय नमाज पर की गई इबादत पसंद नहीं। तुम जानते हो अल्लाह क्या पसंद करता है? वो संजीदगी से उनकी जानिब देखने लगा। इबादतें सिर्फ जाय नमाज पर नहीं होती मेरे बच्चे, बल्कि ये धीमे लहजे, आजिज़ाना और हमदर्दाना रवियों से भी होती हैं। वो संजीदगी से उनके पुरनूर आंखों को देख गया था। आप उसके लिए दुआ करते तहज्जुद में खुद को छोड़कर, इतनी मोहब्बत करते हो उससे? वो बुजुर्ग मुस्कुराए थे। वो सर झुका गया था। जाओ बच्चे, ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा आपको, और फ्लाइट है ना अल्लाह ना आपकी। अल्लाह के अमान में रहो। वो बुजुर्ग कहते हुए उसके सर पर शफका से हाथ रख गए थे। वो आइजाना नज़रों से उनको देखता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। उसके कदम साकत हुए थे। वो मेरी फ़्लाइट के बारे में और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? कौन है वो सोचते हुए पीछे मुड़ा, मगर वो तो वहाँ थे ही नहीं। वो आसपास बहुत दूर तक उन्हें ढूंढता रहा, मगर वो उसे नहीं मिले थे। तुमसे शुरू हुआ तहज्जुद का ये सिलसिला, तुमसे ही तो मिला मुझे रब का रास्ता। सूर्य से पूरज में ही साकत हो चुके थे कशमला बेगम को देखकर। निशार, मेरी बच्ची अली से मेरी बात सुनो, अपनी माँ को मुआफ़ नहीं करोगी? कशमला बेगम रोते हुए उन्हें देखते हुए बोल रही थी। तुम्हारी गलतियाँ ही इतनी हैं, वो किस किस गलती के लिए तुम्हें मुआफ़ करें? सवेर साहब करख्त लहजे में बोलकर सबको खामोश कर गए थे। शहनशाह साहब मरजान के साथ पूरज में आए थे, मगर कशमला बेगम को देखकर वो भी साकत हो चुके थे। सब हैरान और सरगान सुहेल साहब को देखते।
تو کبھی کشمالہ بیگم کو سہیل مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کشمالہ بیگم نے سہیل صاحب کا آگے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے کہا۔ سہیل صاحب اسے سپاٹ نظر سے دیکھتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹے تھے۔ کشمالہ بیگم نے بھیگی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ کس غلطی کے لیے معاف کر دو؟ میری بچی زہرا کو مجھ سے دور کرنے کے لیے، تابش کو مارنے کے لیے، میری بہن رامائن کو مارنے کے لیے، میری چھوٹی سی فیملی اجاڑنے کے لیے، میرا خوشیوں سے کھلتا ہنستا گھر اجاڑنے کے لیے، اس گھر میں رہ کر پراپرٹی اپنے نام کروانے جیسے گرے ہوئے خیالات پالنے کے لیے۔ سہیل صاحب کی گرجدار آواز پر سب شامل ہوئے تھے۔ کشمالہ بیگم نے روتے ہوئے سر جھکایا تھا۔ خدا تو تمہیں معاف کر سکتا ہے مگر میں نہیں کر سکتا، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے، چلی جاؤ اس گھر سے اسی وقت۔ سہیل صاحب باہر کی جانب ہاتھ کرتے ہوئے کاٹ دار لہجے میں بولا۔ کشمالہ بیگم نے روتے ہوئے نشال اور علیزے کو دیکھا جو ان کو دیکھنے پر سر جھٹک گئی تھی۔ کشمالہ بیگم نے اپنے شال کے نیچے سے پسٹل نکالا تھا اور اس کو رخ مرجان کی طرف کیا۔ سبھی ساکت ہوئے تھے۔ مرجان اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلا۔ نہیں رکو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ سہیل صاحب نے اسے روکنا چاہا مگر وہ ٹریگر پر انگلی رکھ کر سب کو پیچھے ہٹنے کا کہہ چکی تھی۔ یہ سب تمہاری اس کم بخت اولاد کی وجہ سے ہوا ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئی اور پوری پراپرٹی اس کم ذات ماں کے نام کر دی۔ میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں، مجھے جیل میں مارا ہے، مجھے کیا ملا یہ سب کر کے؟ میں آج اسے مار کر جاؤں گی یہاں سے۔ کشمالہ بیگم نے چیختے ہوئے جنونی انداز میں کہا جب کسی نے انہیں پیچھے سے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا اور پسٹل اٹھایا تھا۔ میرے بھائی پر گولی چلائیں گی آپ؟ ہمت کیسی ہوئی آپ کی؟ ہاں، یالے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے چیخی تھی۔ مرجان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا جو اسے مشکل سے ٹائم دیتا تھا، پر تھی تو وہ اس کی بہن ہی۔ کشمالہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے پسٹل کھینچنا چاہا مگر وہ نہیں، ایک اور دھکا دے گئی تھی۔ بابا پولیس کو فون لگایا، ان سے کہیں یہاں ایک بہت بڑی مجرمہ اور نفساتی عورت موجود ہے جس نے 2 قتل کیے اور آج میرے بھائی پر گولی چلانے کی حماقت کی ہے، آ کر اسے اریسٹ کریں ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ کشمالہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سہیل صاحب نے پولیس اسٹیشن کال کی تھی، کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں آ کر کشمالہ بیگم کو اریسٹ کر چکی تھی۔ سہیل صاحب اور آغا صاحب ان کے ساتھ گئے تھے اس بات کی تسلی کے لیے کہ اب وہ جیل سے کبھی باہر نہ آئے۔ مرجان نے سنجیدگی سے یالے کو گلے لگایا تھا، وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگا گئی تھی۔ بابا مما اور ماموں کیوں رو رہے ہیں؟ ندیم کو دیکھتا ان کا بیٹا محرز معصومیت سے پوچھنے لگا۔ مرجان نے اسے اٹھاتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیا تھا، وہ منہ بسورتا ہوا پیچھے ہوا تھا، اس کی بیڑ چبھی تھی اس معصوم کے گال پر۔ سب گھر والے مسکرا گئے تھے انہیں دیکھ کر۔ یار تم تو ناراض ہی ہو گئی تھی، میں تمہیں منانے ہی آئی ہوں اب، منال نے منا کر کہا۔ وہ مصروف سی کبرڈ میں کپڑے رکھ رہی تھی تو اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کل صبح آ جاتی تم۔ انکل یوسف نے اس وقت آنے کی وجہ سے نہیں پوچھی کیا؟ عشیق نے آنکھیں گھماتے ہوئے کبرڈ بند کرتے پوچھا۔ ارے نہیں، وہ کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، انہیں گیٹ سے ریسیو کر رہے تھے، گاڑی بھی پارک کروا رہے تھے شاید۔ منال نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔ کون مہمان؟ اوہ میں تو بھول گئی، انکل نے کہا تھا مہمان آنے والے۔ اوہ میں کیسے کپڑوں میں ملبوس ہوں یار، شٹ۔ وہ اپنے سلک کے بلیک نائٹ سوٹ کو دیکھتے شرمندگی سے بولی۔ ہاں جاؤ جاؤ چینج کرو، ایسے کوئی منڈا ہوا تو پھر اس نے فدا ہو جانا، منال نے کہہ لگایا۔ عشیق نے اسے خاص جاننے والی نظروں سے دیکھا جس پر وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسی کا گلا گھونٹ چکی تھی۔ کبرڈ سے پیچ کلر کی سمپل شلوار قمیض جس پر گولڈن اور وائٹ گوٹے کا نفیس باریک کام کیا گیا تھا نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ منال مسکراتے ہوئے اسے بیڈ پر لیٹ کے اور چھت کو تکنے لگی۔ وہ چینج کر کے باہر آئے اور بالوں سے کیچر نکال کر مرر کے سامنے بالوں کو برش کرنے لگی۔ ہائے عشیق، تیرے بال اتنے لمبے تو کاٹتی نہیں ان کو؟ وہ اس کی کمر سے نیچے جاتے گولڈن بالوں کو دیکھتے منہ کھولتے بولی۔ عشیق نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تجھے ٹاسک فورس والے کچھ نہیں کہتے، آئی مین تو چھپی رستم نکلی، مجھے لگا تیرے بال نارمل ہو گئے، اتنے لمبے بال کیوں رکھے ہیں تو نے؟ آپریشن کے ٹائم تجھے مشکل نہیں ہوتی؟ منال نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیا کروں، بہت بار کاٹنے کی کوشش کی ان کو لیکن میرا دل نہیں کرتا، پچھلے 4 سالوں سے ان کی کٹنگ نہیں کی، بس یہ بڑھتے گئے۔ عشیق نے مرر میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے وہ لمحہ یاد ہے جب ماری نے اس کے بال کاٹنے کی کوشش کی تھی اور شہابیر نے ماری کے تھپڑ مارا تھا۔ عشیق آپ چھوٹی سی ہیلپ کر دیں گی آپ؟ ہیرا جو یوسف صاحب کی چھوٹی بیٹی تھی دروازہ کھولتے ہوئے منا کر کہا۔
अशीक ने बालों में कैचर लगाकर सर हिलाया था। वो ना बाबा के फ्रेंड से कोई बेटे हैं, फ्लाइट है, थक गए हैं, वो फ्रेश हो रही है, उनके कपड़े प्रेस करने, आप कर दो। वो रुआ और मैं वीडियो गेम खेल रहे हैं। आशिक ने नाक चढ़ाया था। उसकी बात सुनकर दिखाओ कर देती हूँ। उसके हाथ से कपड़े लेती मुंह बनाते बोली, फौरन ही भाग गई थी। मिनाल ने हंसते हुए उसे देखा जो उसे ही देख रही थी। तुम भी चलो नीचे, वरना वही मैं कपड़े प्रेस करूँ और तुम यहाँ मेरे कमरे की जासूसी शुरू कर दो। उसे दरवाजे का रास्ता दिखाती आशिक ने तनाक कर कहा। मिनाल हंसते हुए कमरे से बाहर निकली थी। बहुत बड़ी निकम्मी है ये दोनों लड़कियां, सारे काम मुझसे करवाती हैं यार। स्त्री को ऑन करते हुए वो शर्ट सीधी करती हुई मुंह बनाकर बोली, हाय अशी रुक जाओ। मिनाल ने उसके हाथ से शर्ट लेते हुए सूंघ कर आंखें बंद करते हुए कहा, क्या हो गया अब? अशीक ने दांत पीसे। वो पहले ही तंग आई हुई थी, उसे काम जो करना पड़ रहा था। क्या फ्रेगरेंस है, हाय मैं मर गई। मिनाल ने शर्ट को दोबारा सूंघते हुए लंबी सांस ली। अशीक ने उसे घूरते हुए उसके हाथ से शर्ट ली और उसे सूंघा। वो साकत हुई थी। दिल की धड़कन ने शिद्दत पकड़ी, सांसें तेज हुई थी। वो ये मखसूस कलून की हल्की महक कैसे बोल सकती थी?